द प्राइम मिनिस्टर हैज एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी। यही वो लाइनें हैं जो ऑल इंडिया रेडियो भवन में 25 जून 1975 की रात 8:30 बजे रिकॉर्ड की जा रही थी। और ये लाइनें उस काली रात की पहली चमक थी जो अब पूरे देश पर छा जाने वाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 25 जून से शुरू होने वाले लोकतंत्र की उस काली रात की, जिसके बाद ये देश एक ऐसे अंधेरे रास्ते की तरफ चल पड़ा था जिसकी कोई सुबह नजर नहीं आती थी। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस विशेष प्रोग्राम आपातकाल की कलंक कथा इसको शुरू कर रहे हैं और इसको हम 3 हिस्सों में आप तमाम लोगों के लिए लाएंगे ताकि एक उस समय के राजनीतिक हालात बताए। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को अभी महज 75 साल हुए हैं। अभी बहुत लंबा सफ़र इस देश को तय करना है। उस समय से पहले अगर हम हजारों साल की गुलामी के बाद मिले लोकतंत्र के महज 28 साल में ही हमने उसके गले पर फंदा कस दिया था, तो फिर ये जानना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक वोट डालने का नाम नहीं, लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का कोई तंत्र नहीं, बल्कि ये आम जनता की जिम्मेदारी है, उसकी सजगता है। अगर उसको अपने लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो उसको हमेशा अपने नेताओं पर, अपने सिस्टम पर सवाल खड़े करते रहना होगा, उन पर निगाह रखनी होगी। कम से कम इमरजेंसी की सीख तो ये बताती है, लेकिन हम चलते हैं उस रात की तरफ जिसने इस हिंदुस्तान को एक अंधेरे कुएं में डाल दिया था। 3 हिस्सों में हम इसको करेंगे। पहले में राजनीति होगी, दूसरे में वो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स होंगी जो आज आपको बहुत एक्टिव दिख रही हैं, और उस वक्त जब एक तानाशाह इस देश पर बैठ सकता है, उस वक्त ये अदालतें किस तरह से रीढ़ विहीन हो सकती हैं, ये भी एक देखने की जिम्मेदारी होगी। और तीसरी वो सांस्कृतिक दुनिया, यानी वो लोग जो 2016 में आपको एक भीड़ के तौर पर अवार्ड वापसी करते दिखे, उन्होंने उस वक्त क्या किया था जब लोकतंत्र वाकई खत्म हो गया था। मैं इसी शब्द को कह रहा हूं, जब लोकतंत्र वाकई खत्म हो गया, उस वक्त लेखक, पत्रकार और तमाम जो भी आवाज, ये कहा जाता है कि वो सांस्कृतिक आवाजें हैं और राष्ट्र की चेतना को झंकृत करती हैं, उस वक्त क्या कर रही थी, इस पर 3 हिस्सों में बातचीत करूंगा। और आज शुरू करते हैं हम राजनीतिक वो ये इसके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं मैंने, उनका मैं कभी कभी इस्तेमाल करूंगा, उन किताबों के रेफरेंस का आपको, ताकि ये एक वो आपातकाल जिसमें राजनेताओं ने एक तरफ अदम्य साहस दिखाया तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी ने इस लोकतंत्र पर ताले जड़ दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भवन में जो निर्णय हुआ उसके लिए 25 जून की रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास एक भिजवाती हैं लेटर, उस पर साइन करने हैं राष्ट्रपति को। रात के 11:45 पर राष्ट्रपति आपातकाल पर हस्ताक्षर करते हैं बिना किसी कैबिनेट की औपचारिक बैठक के, क्योंकि ये बैठक तो अगले दिन होनी थी। अगर इसको हम लोग हाउस द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड से बात करते हैं तो उसमें ये बताता है कि किस तरह से वो लेकर लेटर कौन गया था वहाँ राष्ट्रपति भवन तक और किसने, ये इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये सबसे पहले R.K. धवन, जो टू द राष्ट्रपति भवन लेटर द नाइट सी रस्ड हर हेड, R.K. धवन टू राष्ट्रपति भवन विद ए ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद टू साइन द प्रेसिडेंट साइन द इमरजेंसी डिक्री एट 11:45 PM। ये प्राइम मिनिस्टर के उस डिक्री पर साइन करते हैं रात को 11:45 पर फखरुद्दीन अली अहमद, और इतिहास के पन्नों में एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर दर्ज हो जाते हैं जिन्होंने उस वक्त खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई जब एक प्रधानमंत्री जनता के वोटों से चुना हुआ एक तानाशाह में तब्दील हो रहा था, यानी लोकतंत्र का गला घोट रहा था। अब जो अनुच्छेद 352 है, इसका इस्तेमाल किया गया था। आंतरिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति में आपातकाल लागू हो सकता है। तर्क दिया गया कि राज्य में आंतरिक अस्थिरता और सुरक्षा खतरे में है।
इस पर 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर सूचना मंत्री विद्याचरण शुक्ल, जिनको ऋषि शुक्ला कहा जाता था, उन्होंने जो घोषणा की वो ये थी, द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी, द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप इन व्यू ऑफ द थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको खतरा होने के नाते इसकी शुरुआत की जा रही है, इमरजेंसी इम्पोज की गई है। और इसके साथ ही शुरू हो चुकी थी सेंसरशिप तमाम अखबारों पर, मीडिया के तमाम उस पर, अखबारों के दफ्तरों पर पुलिस पहुंच चुकी थी। अगले दिन उस समय तक, चूंकि जो रात को ये इमरजेंसी थी, उसके बाद के अगले दिन जब अखबार छपे तो इंडियन एक्सप्रेस ने उस पर एक खाली पन्ना छोड़ा था। वही खाली पन्ना जो अपने खाली पन्ने पर ये एक ऐसी इबारत लोगों को पढ़ने के लिए कह रहा था कि इस देश में लोकतंत्र का रास्ता रुक चुका है। इस पूरे, अगर हम लोग देखते हैं, स्टेट्समैन ने भी वही किया था शांति के विरोध के तौर पर। अगर हम इसमें देखें तो ये एक बदलाव हो चुका था। इस पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर चुके थे, तो वो एक आधिकारिक सूचना नहीं थी, वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे गहरे पन्ने का, काले पन्ने का अध्याय की शुरुआत थी। इसकी जड़ें राजनीतिक संकट से हुई थी, क्योंकि अगर हम अब ये देखते हैं कि आखिर ये नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो कौन से कारण थे कि 1971 में भारी मतों से जीत कर आई श्रीमती इंदिरा गांधी अचानक 1975 तक इस हालत में पहुंच जाती हैं कि उनको इमरजेंसी लागू करनी पड़ती है। और वो विपक्ष जिसने लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ अपना एक लंबा जो संघर्ष है वो दिखाया, वो कैसे हुआ। और इस सब में लोग सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग 1971 से 1975 की राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो इंदिरा गांधी 1971 में बहुत बहुमत से चुनाव जीत कर आई थी मार्च में, और उस गरीबी हटाओ के नारे ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया था। लेकिन उनकी कार्यशैली में धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण होता चला गया। वो धीरे धीरे, अगर हम लोग देखते हैं तो धीरे धीरे उन्होंने एक कोटरी को इकट्ठा किया, और वही कोटरी इस देश के फैसले लेने लगी थी। बहुत सारी महंगाई की भी उस दौरान महंगाई बढ़ चुकी थी, चूँकि तेल का संकट आया हुआ था। उन्होंने 1973 में जब वो लाल किले से संबोधित कर रही थी 15 अगस्त को, तो उन्होंने ये बात कही भी थी कि महंगाई के कारण क्या हैं जिसकी वजह से। इसके अलावा छात्रों का आंदोलन शुरू हो चुका था, जिसकी शुरुआत तो गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैथ्स के जो खर्चा होता है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी करने से हुई, लेकिन उसके दूसरा सिरा पटना में शुरू हो चुका था छात्रों का आंदोलन, जिसको जेपी लीड करने के लिए, जेपी को बुलाया था छात्रों ने, और जेपी उस आंदोलन को लीड करने के लिए तैयार हो गए थे। ये जयप्रकाश नारायण वही थे जिनका इंदिरा गांधी के साथ बहुत ही स्नेह का रिश्ता था। अगर हम इसको देखते हैं कि ये शुरुआत कैसे होती है, तो इसकी शुरुआत एक 12 जून 1975 को हुए एक फैसले के साथ होती है, जो दिल्ली में नहीं इलाहाबाद में हुआ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। जो 1971 में रायबरेली से वो चुनाव जीती थी, उस चुनाव को उन्होंने अवैध घोषित किया। ये फैसला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक भूचाल था। कोर्ट ने उन्हें 6 साल तक कोई पद न रखने का आदेश भी दिया था। अगर उस दिन की अलग अलग घटनाएं हम देखें तो उस दिन, उसी 25 जून को दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली विपक्षी दल कर चुके थे, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उनके साथ जेपी ने एक पूरी भीड़ को संबोधित किया था। और उन्होंने उस दिन आह्वान किया था कि ना तो पुलिस, ना कोई सेना, ना और बाकी सरकारी कर्मचारी इस सरकार का आदेश न माने, क्योंकि ये सरकार अपनी जो वैधता है वो खो चुकी है। इस समय तक कोई इमरजेंसी नहीं लगी थी, इस समय तक कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि जो ये 12 जून का फैसला था, इसको सुप्रीम कोर्ट 24 जून को ही स्टे दे चुका था। यानी चूंकि जब 12 जून को ये फैसला सुनाया गया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी को समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, उसको रोक भी दिया गया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको, ये श्रीमती इंदिरा गांधी को ये इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। यही वो जगह है जहां आपको नजर रखने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसे व्यक्तिगत अपमान मानते हुए अगर हम लोग देखें
तो उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं की बलि चढ़ा दी थी। राजनीतिक अस्थिरता विरोध की लहर थी। जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति की मांग कर रहा था। इसके अलावा छात्र संगठन और सामरिक संगठन, जो श्रमिक संगठन थे, वो पूरे देश में उस दौरान की हड़तालों की एक भीड़ थी। गुजरात और बिहार में आंदोलन थे और उस दिन जब ये बातें 12 जून को हुई थी, उस दिन इंदिरा गांधी को कई सारे अप्रिय फैसलों से गुजरना पड़ा था। यानी जो गुजरात चुनाव को उन्होंने खुद से लीड किया था, व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए एक चुनौती माना था, वहां वो बुरी तरह हार चुकी थी। जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। उस समय अलग अलग नारे थे। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मैं बता चुका। इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया गया था। सत्ता का इंदिरा इज इंडिया का दौर शुरू होने जा रहा था। 12 जून के बाद की हालत अगर हम देखते हैं तो ये अलग अलग जगह पर हुआ। उसमें मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस के साथ देना चाहूंगा। 13 जून को इंदिरा गांधी की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वो इस पूरे हाई कोर्ट के फैसले पर स्थगन दे। दूसरे और संजय गांधी, चूंकि उस वक्त तक संजय गांधी एक सत्ता का केंद्र बन चुके थे। संजय गांधी का एक ये भी एक बड़ी अलग सी बात है जिस पर विद्रूप हो सकता है कि संजय गांधी की 5 सूत्रीय योजना थी। ये अलग बात है, उन पर बाद में देश ने काम किया, लेकिन उस वक्त उन्होंने जिस तरह इस पर काम किया उसने पूरे देश के गुस्से को भड़का दिया था। और उस आपातकाल की जो काली यादें हैं उसमें संजय गांधी का चेहरा सबसे पहले उभर के आता है। और उनके ये 5 कार्यक्रम जिनकी वजह से ये तमाम चीजें हुई थी, उसमें सबसे पहले था जनसंख्या नियंत्रण। यानी उसको जिस तरह से कार्यवाहन किया गया था, जोर जबरदस्ती से जो नसबंदी की गई थी, उसने पूरे देश में की रीढ़ में एक लहर सी दौड़ा दी थी। ये अलग बात है कि बाद में इसी कार्यक्रम को बहुत जोर शोरों से अलग सरकारों ने किया। और ये हम दो हमारे दो के उसका दीवारों पर लिखे हुए नारे को अगर उस वक्त की बात करें जो 1975 की बात है, तो लोग डर से कांप जाया करते थे। अनुमानित है कि 80 लाख लोगों से अधिक की नसबंदी हुई, कहीं तो बलपूर्वक हुई। मुसलमानों, दलितों और ग्रामीण पुरुषों को जो है इसमें ज्यादा लक्षित किया गया। झुग्गी हटाओ, तुर्कमान गेट, सीनियर अधिकारियों की बर्खास्तगी, डीडीए का दुरुपयोग, इस तरह के बहुत सारे फैसले उस समय थे। और क्योंकि एक केंद्र बन चुके थे तो लिहाजा उनका कोई उनकी जो कोटरी थी जिसमें बंसीलाल और ये तमाम वीसी शुक्ला और ये तमाम लोग शामिल थे, उन लोगों को इस समय सत्ता का इतना ज्यादा ताकत मिल चुकी थी कि कोई भी उस पर आवाज नहीं उठा रहा था। 13 जो वॉर रूम बना दिया गया, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास संजय उनके करीबी लोगों की लड़ाई वॉर रूम में बदल चुका था। इंदिरा गांधी के समर्थन में राजधानी से अलग अलग जगह रैलियां निकलवाई गई और इसके लिए डीटीसी की सेवाएं ली गई। 18 जून 1975 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर पूरी आस्था और विश्वास जताया गया। और ये जो प्रस्ताव था जगजीवन राम और वाई चौहान ने पेश किया था। इसी में वो नारा आया था जो आज तक बैठा याद तक आता है। इसी में कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने जो चाटुकारिता की हदें थी उनको लांघकर ये कुख्यात नारा दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस नारे के साथ ही ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से राजनीति का रुख बदल गया और आगे श्रीमती इंदिरा गांधी ये सोचने लगी कि क्या वाकई वही हिंदुस्तान है और यही जो उनके दिमाग का फितूर है। ये बढ़ता बढ़ता 25 जून की रात तक इमरजेंसी लागू करने तक पहुंचा। जो 13 जून को 983 बसों को, डीटीसी बसों को एक सफदरजंग तक बुलाया गया। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से लोगों को जुटाया गया। 12 जून से 25 जून तक लगातार रैलियां करने के लिए 1761 डीटीसी बसें मांगी गई थी। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि ये 2000 तक भी डीटीसी बसों का बेड़ा 4-5 हजार से ज्यादा नहीं था। उस वक्त ये कितनी बसें होंगी और बाकी तमाम लोगों को क्या किया गया होगा। 20 जून 1975 को सबसे बड़ी रैली वोट क्लब की गई, जहां स्पेशल ट्रेनें और बसों और ट्रकों से लोगों को लाया गया। इस लड़ाई को भावनात्मक बनाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी दरअसल वो अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही थी। दोनों बेटे और दोनों बहुओं के साथ वो मंच पर थी और उनके राजीव तो पायलट थे, वो अमूमन दूर रहते थे। देवकांत बरुआ ने तो एक और नमूना पेश किया। उन्होंने
उस रैली में एक और नारा लगाया, इंदिरा तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय। ये देवकांत बरुआ का नारा है। बीपी टंडन जो उस वक्त अधिकारी, बीएन टंडन जो हुआ करते थे, उन्होंने इस रैली को दर्ज किया था कि इंडिया गेट पर पीएम के समर्थन में विशाल रैली दर्ज हुई, जिसमें एचवाई शारदा प्रसाद मौजूद थे। उनके मुताबिक 10 लाख लोग इकट्ठे थे, लेकिन वहां गए कर्मचारियों ने बताया कि 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ थी। लेकिन सब ये स्वीकार कर रहे थे कि दिल्ली में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं देखी गई। और यहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया कि उनकी और उनके परिवार की हत्या कराई जा सकती है। वो श्रीमती इंदिरा गांधी इस रैली से उस चुनौती का जवाब दे रही थी जो मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण अलग अलग जगह पर रैलियां करके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे। इस पर ये कह सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी की रैली के 3 दिन बाद 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने कुछ शर्तों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्थगन दे दिया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो लोकसभा की सदस्य तो बनी रह सकती हैं, लेकिन अपील के अंतिम निपटारे तक वोट नहीं डाल पाएंगी। और इस तरह इंदिरा गांधी एक तरह से अपने पद पर रही और इसी फैसले की आड़ में उन्होंने इस देश पर इमरजेंसी लगाई। जिस दिन उनको राहत दी, उसी दिन कांग्रेस के असंतुष्ट सांसद चंद्रशेखर ने विपक्ष के जो धुरी बन चुके थे जयप्रकाश नारायण, उनके लिए एक पार्टी में रात्रि भोज आमंत्रित किया था। अब 80 युवा सांसद वहां पहुंचे थे। हालांकि 80 युवा सांसदों को असंतुष्ट माना जा रहा था। 20 सांसद उस भोज में पहुंचे थे। सरकार के कान खड़े, यही बहुत खतरनाक बात थी। और यहां से उनका शुरू हो चुका था कि आखिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने तमाम समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वो ये जानती थी कि अब जो है ये मामला पानी है, ये सर से गुजर रहा है, और अब वो डरने लगी थी। विपक्ष से उनको डर लगने लगा था। जो आंदोलन मैंने आपको बताया था कि ये जो आंदोलन था उस पर 16 मार्च 1973 को उन्होंने पत्र में भी कहा था कि आप इस आंदोलन को, जेपी को आंदोलन वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं माने थे। 20 दिसंबर 1973 को अहमदाबाद के KLD इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बिल में बढ़ोतरी के विरोध में कॉलेज के कैंटीन में आग लगा दी थी। जो मैं जिक्र कर रहा था कि कैसे ये शुरू हुआ था छात्रों का आंदोलन, ये वहां से था। इसके बाद इस पर शुरू हो गया था। इसी के बाद फिर वहां बदलाव आया था। इसके जो छात्र समिति बन गई थी, इसके तुरंत बाद जो एक रैली पटना में निकाली गई थी, उसमें जेपी के साथ साथ फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन जैसे साहित्यकार चल रहे थे। रेणु ने जिस दिनकर की कविता का वाचन कर माहौल में जोश भर दिया था, वो था, सदियों की ठंडी बुझी राख सुग उगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये वो रैली थी जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी के कान खड़े कर दिए थे। हालांकि ये 1973-74 के दौर की बात है और हम इमरजेंसी 1975 की है। तो ये लगातार जेपी का मूवमेंट श्रीमती इंदिरा गांधी को लगातार परेशान कर रहा था। और अब जो है श्रीमती इंदिरा गांधी को फैसला लेना था, या तो अभी या फिर कभी नहीं। इस पर जो 25-24 की जून की रात लगातार ये सब जो संजय गांधी के साथ के लोग थे वो तैयार होते रहे कि आखिर इस लेवल तक कहाँ जाए। हालांकि ये कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को इसके लिए तैयार किया गया और उसमें सिद्धार्थ शंकर रे की बहुत बड़ी भूमिका थी, जो बंगाल में कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी थी कि वो किसी भी तरह अब इमरजेंसी लगानी है। इसके लिए कानूनी तमाम प्रावधान वो पढ़ कर आए थे, चूंकि वो लॉयर थे, इसीलिए उन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई थी। मैंने बताया कि 25 जून 1975 को जेपी ने 90 मिनट तक भाषण दिया था उसी दिन की उस रैली में, और वो फिर दोहराया था जो मैंने अभी जिस कविता को कहा था। और जब ये शुरू हुआ 25 जून को इमरजेंसी लगी, तो उस रात ज़्यादातर नेताओं को अरेस्ट कर लिया था। और जब सबसे पहले 25 जून रात को उनके घर पहुंची पुलिस ने, राधाकृष्ण जहां वो रुके हुए थे, पुलिस जेपी को अपने साथ थाने ले आई। ये संसद मार्ग पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना था। और जब वहां थाने में पहुंचने के बाद जेपी को बताया गया कि इमरजेंसी लगा ली गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनके मुंह से निकला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये एक ऐसी कहानी है जो वहां से शुरू होती है। फिर उसके बाद इस देश में
गिरफ्तारियों की एक बड़ी ज़बरदस्त लहर चल जाती है पूरे उसमें। जो दो सबसे बड़े इस्तेमाल किए गए थे, जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी आपको एक्ट, ये जो मीसा कहा जाता है, और आपको याद होगा चूंकि उसी दौरान लालू प्रसाद यादव की बेटी हुई थी जिसको मीसा कहा गया। ये अलग बात है कि उसी कांग्रेस पार्टी के साथ आज लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार खड़ा है, और लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई लड़ने का दावा है वो उसी पार्टी के साथ है जिसने इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया था। ये भी विद्रूप है, इसीलिए इतिहास को याद रखना होता है कि इतिहास की दिशाएं कैसे बदल जाती हैं। तो उस रात जो हम लोगों ने गिरफ्तार नेताओं के जो देखे, उसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, रामनाथ गोयनका, ये कहा जाता है कि पूरे देश में उस रात तो खैर 11,000 की तरफ जो गिरफ्तारियां थी, और पूरे देश में 30,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। इस पूरे अगर हम लोग अलग देखें, बहुत सारे लोगों को ये याद होगा कि कितनी जगह पर गोलियां चली उस रात, जो जिस रात ये लोकतंत्र बंधक बनाया गया। उसके बाद से 1977 तक पूरे देश ने एक ऐसा माहौल देखा है जो अब लोगों को याद नहीं है, ये नई पीढ़ी उसके बारे में नहीं जानती, चूंकि 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इतिहास के उस काले पन्ने को देख रहे हैं। अगर हम लोग इसमें पूरे उसमें देखते हैं, जो गिरफ्तार किए गए नेताओं को अलग अलग जगह देखा गया, पहले 48 घंटों में 25,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जो मीसा है, इसके साथ DIR यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत बिना वारंट, बिना सुनवाई गिरफ्तारी की छूट थी, लिहाजा सबको अरेस्ट किया गया। 26 जून की सुबह की सारे अखबार चुप थे, विपक्ष जेल में था, रेडियो सरकार का प्रवक्ता बन चुका था, और सुप्रीम कोर्ट मौन था। ये भारत के मौलिक अधिकार उस समय स्थगित हो चुके थे। ये जो पन्ना था, इंदिरा गांधी भले ही उस समय औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री रह चुकी थी, लेकिन 1975 की उस इमरजेंसी के बाद सरकार में सत्ता सिर्फ संजय गांधी के पास थी। वो न सांसद थे उस समय तक, न सरकार में उनको कोई संवैधानिक पद था, लेकिन संजय गांधी के इशारे पर अफसरों के तबादले होते थे, मंत्री उन्हें साहब कहकर संबोधित कर रहे थे, और दिल्ली में तुगलक रोड गैंग एक उभर चुका था, जिसमें तमाम लोग, बंसीलाल और ये तमाम लोग जो संजय गांधी के करीबी थे वो थे। संजय गांधी का जो 5 सूत्री कार्यक्रम, मैंने उसमें परिवार नियोजन आपको बताया, इसके बाद दूसरा था वृक्षारोपण, ग्राम स्वच्छता तीसरा, दहेज उन्मूलन चौथा, और साक्षरता 5वां। ये भी अलग बात है कि अभी इस देश के तीसरे राज्य त्रिपुरा ने अपने आप को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। इस अभियान में संजय गांधी के उन 5 सूत्रीय कार्यक्रम, जिस पर पूरी सरकार को लग जाना था, और उसी के बाद इमरजेंसी की काली यादें उभरती, ये सरकारी एजेंडे बन चुके थे। पर असलियत में अगर उस समय इसका इस्तेमाल देखें तो ये नियंत्रण का एक तरीका था। संविधान का 42वां संशोधन इस दौरान किया गया था। इंदिरा गांधी को ये स्पष्ट हो गया था कि न्यायपालिका उनके सामने सबसे बड़ी बाधा है। संविधान में ऐसे संशोधन किए गए थे जो संवैधानिक इतिहास में अब तक विवादास्पद हैं। 42वां जो सबसे बड़ा संशोधन, बल्कि उसको मिनी संविधान कहा जाता है, उसी में संविधान को अविभाज्य और संसद को सर्वोच्च घोषित किया गया। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की जो ताकत थी वो सीमित कर दी गई थी। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज उसी के बाद आई थी, और लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज उसने शामिल की, लेकिन फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए थे। केंद्र की शक्तियां राज्य से अधिक कर दी गई थी, और इसने न्यायपालिका पर एक दबाव बढ़ा दिया था। चूंकि मैं न्यायपालिका पर अलग से विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जो ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का मसला था, उसने इस ऐतिहासिक मसले ने हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ के अंदर का खोखलापन दिखाया था, जो 4-1 से जजों की एक बेंच ने हिंदुस्तान के जीव आदमियों के जो लोकतंत्र का अधिकार है उसको निलंबित कर दिया गया था। आप ये सोच सकते हैं, जीवन का जो मौलिक अधिकार दुनिया के किसी भी उसमें नहीं किया था, उसको निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ आपातकाल की जो सबसे पहले शिकार बने थे वो पत्रकारिता थी, और इस देश में 26 जून से ही एक व्यापक सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। अखबारों को हर खबर छापने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति लेनी होती थी। विपक्षी जो विचारों वाले अखबार जैसे
इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, मेन स्ट्रीम, फ्रंट लाइन लगातार निशाने पर थे। ब्लिट्स जैसे कुछ अखबार सरकार के समर्थक बन चुके थे, क्योंकि पूरा खेमा बन चुका था। जब मैं आपको मीडिया और संस्कृति कर्मी पर बताऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा किन अखबारों ने सरकार का भोंपू बनकर उस वक्त किया था। तो जो आज पत्रकारिता में आपको संबल बनते दिख रहे हैं, उस वक्त क्या थे। और आज भी मुझे लाल कृष्ण आडवाणी का वो वाक्य सबसे बड़ा लगता है, जब उन्होंने कहा था कि आपसे, मीडिया के लिए कहा था कि आपसे झुकने के लिए कहा था, आप तो रेंगने लगे थे, आप तो लेट ही गए थे। तो वो था, इस पर सरकारी प्रचार जो चल रहा था, सब जगह कहा जा रहा था इमरजेंसी इज ए टाइम फॉर डिसिप्लिन नॉट ए डिसेंट, यानी कोई विरोध की जरूरत नहीं, इस समय डिसिप्लिन, अनुशासन ही देश का। और आपको याद होगा दीवारों पर लिखा रहता था अनुशासन ही देश को महान बनाता है। देश को महान बनाने के लिए पहले देश की आत्मा को कुचला जा रहा था, ये अलग चीज थी। जो छात्र नेता, मजदूर संगठन और जनसंघ, आरएसएस, इन तमाम के हजारों लोग थे। ये तो कहा जाता है कि 1,10,000 के करीब उस दौरान गिरफ्तारियां हुई। उस समय मारे गए लोगों के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, हालांकि अलग अलग समय पर चलाई गई गोलियों के सरकारी रिकॉर्ड उनके अनौपचारिक तरीके से, जहां वास्तविक संख्या थी उससे बहुत ज़्यादा थे। विश्वविद्यालयों में अलग अलग जगह पर निगरानी एजेंसीज बहुत चुकी थी। फिल्म सेंसर बोर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल जैसे लोगों की फिल्में रोक दी गई थी। किताबों पर प्रतिबंध लग गए थे। आम नागरिकों पर डर का माहौल था, क्योंकि उनके पास, जनता के पास एक अपमान, असहायता थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बस नागरिक अब शक की चीज़ थे, यानी किसी भी नागरिक को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। जब आपको मौलिकता, जो आपके मौलिक अधिकार है, उनको सुप्रीम कोर्ट ये मान चुका हो, नहीं सरकार उन पर रोक लगा सकती है, तो उसके बाद आपके पास, चूंकि विधि के समक्ष समानता यही एक लोकतंत्र की नींव होती है, वो नींव हिल चुकी थी या गिरा दी गई थी, तो लिहाजा आपके पास नहीं था। और इस समय अगर मैंने कहा आपको 1 लाख के करीब 19 महीने की इमरजेंसी में ये लोग लगभग लगातार, और इन सबको आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताकर जेलों में रखा गया था। इसमें एक और उस समय एक बड़ा, चूंकि जो जॉर्ज फर्नांडिस थे वो बाद में फरार हुए, उन्होंने एक बहुत बड़ा डायनामाइट कांड जिसको कहा जाता है, वो था बड़ौदा डायनामाइट केस। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने ये कोशिश की थी कि सरकारी संस्थानों को क्षति पहुंचाकर आपातकाल की व्यवस्था को पंगु किया जाए, भूमिगत प्रेस चलाई जाए, विदेशी सहायता जुटाने की कोशिश और आंदोलन को एक सशस्त्र संघर्ष की तरफ ले जाए। ये उस समय पुलिस ने जो अरेस्ट किए थे, अब ये इतिहास इस बात का ज़्यादा फैसला करता है कि वहाँ से डायनामाइट, फ्यूज वायर, नक्शे, प्रचार सामग्री बरामद की, और 10 जून 1976 को माफ़ कीजिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस गिरफ्तार हुए और मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा भारत का पहला राजनीतिक मुकदमा था जिसमें पूरी तरह गोपनीय और बंद अदालत में चला गया। अब जेलों के अंदर ही, अब चूंकि ये तो उस समय चल रहा था देश के अंदर, लेकिन जेलों के अंदर क्या चल रहा था, जेलों के अंदर विपक्ष जो है अब एक राजनीतिक पाठशालाएं बना चुके थे। जेपी ने चंडीगढ़ जेल से गांधीवाद और लोकतंत्र की व्याख्या करनी शुरू कर दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक प्रिजनर स्क्रैप बुक करके किताब लिखी। चंद्रशेखर, अटल जी, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, सबने अपने अपने जेल अनुभवों को राजनीतिक शास्त्र में बदला। और इस दौरान जेल के अंदर जेपी की सेहत, चूंकि उनकी किडनी की समस्या थी, वो गंभीर थी, लेकिन उनको इलाज नहीं मिला था। और ये तमाम चीज़ें उस समय, आप ये सोच सकते हैं, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, जहां एक तरफ जेपी विपक्ष की तरफ थे, तो वहीं विनोबा भावे इसको अनुशासन पर्व मना रहे थे। यानी उस समय देश किस तरह बटा हुआ था और ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था। छात्रों ने इस संघर्ष की नींव संभाल ली, इसके विरोध हो गए और वो तमाम लोग गायब हो चुके। इसके बाद जो आरएसएस ने एक गुप्त बुलेटिन नेटवर्क दिल्ली, नागपुर, कानपुर, पटना और बेंगलोर में चलाया। कांग्रेस के भीतर विद्रोह हो चुका था। जैसे मैं आपको बता चुका था कि 20 सांसदों को बुलाया गया था, पहुंचे थे। हालांकि 80 सांसदों का मोहन धारिया और जिसको युवा तुर्क कहा जाता था कांग्रेस के अंदर, चंद्रशेखर, और इन सबको जो है जेल में थे। हेमवती नंदन बहुगुणा, बीजू पटनायक और देवकांत बरुआ जैसे लोग उस समय इंदिरा गांधी के साथ खड़े हुए थे। अब ये एक ऐसी प्रयोगशाला बन चुकी थी जहां नागरिकों के अधिकारों के और गरिमा के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था। और सबसे ज़रूरत, अब नसबंदी की अगर हम लोग आंकड़ों की तरफ देखें तो 1976 में ये सबसे बड़ा जो सरकार का वो बन गया था। आपातकाल के अगर आधिकारिक आंकड़ों पर जाते हैं
तो एक वर्ष में यानी 1976 से 1977 तक 82 लाख नसबंदियां कराई गई थी। जब इनमें से 75% पुरुषों की नसबंदी थी, जबकि ये 1974-75 में हम देखते हैं तो मात्र 16 लाख की संख्या थी। यानी उससे 5 गुना, एक साल में 5 गुना हो गई। सबसे ज्यादा नसबंदी आपको मालूम उत्तर प्रदेश में की गई थी, 13 लाख लोगों से ज्यादा नसबंदी उस समय की गई थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सरकार ने विशेष टारगेट बनाए थे, बल्कि बंसीलाल तो वो तमाम नारे आपको याद होगा उस तरह के, जमीन गई हदबंदी में, मर्द गया नसबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए, ये एक नारा बना था कि दरवाजे खड़ी औरत चिल्लाए, जमीन गई हदबंदी में, मर्द गया नसबंदी में, ये नारे चलने लगे थे। दिल्ली में जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट पे जो है जो एक बाकायदा फायरिंग हुई, अफवाह फैली, उस समय अफवाह फैलाई गई थी कि मस्जिद भी टूटेंगी, इस तरह की अफवाहें थी। मुस्लिमों को बंध बनाया जा रहा है, मतलब बंध्या मतलब उनको नपुंसक बनाया जा रहा है, उनको। उसके बाद मुजफ्फरनगर में एक गोली कांड हुआ जिसमें 22 लोगों के नाम लिखे हुए हैं मुजफ्फरनगर पार्क में। अगर आप जाएंगे शहीद पार्क, की अलग बात है कि लोग इतिहास को इस तरह भूलते हैं कि आज उस शहीद पार्क पे पुराने किवाड़, लकड़ी के जंगले और जो सरिये वो सब पड़े हुए हैं और उसमें कोई जाता आता नहीं, उनको नहीं लगता। तुर्कमान कांड पर सरकारी आंकड़े भी दर्जनों मौत की पुष्टि करते हैं। जो तरीके थे वो, अगर हम बात करें, सरकारी कर्मचारियों को नसबंदी कोटा दिया गया था, ये जो लक्ष्य पूरा नहीं करता था उसके वेतन रोक दिए जाते थे, निलंबित कर दिया जाता था, प्रमोशन रोका जाता था। पुलिस, पटवारी, ब्लॉक अफसर, स्वास्थ्य कर्मी, सबका एक ही आदेश था कि जाओ लाओ आदमी कराओ नसबंदी। और इसमें ट्रेन से उतरने वाले लोगों को पकड़कर यात्रियों को नसबंदी शिविर ले जाया जाता था। गरीबों को राशन कार्ड, नौकरी, मकान, स्कूल दाखिले के नाम पर पहले नसबंदी करानी पड़ती थी। कई मामलों से मृत लोगों के नाम पर नसबंदी कर दी गई। शिविर बना दिए गए थे, स्पेशल स्टरलाइजेशन कैंप उनको कहा जाता था, बिना उचित चिकित्सा उपकरणों के और डॉक्टरों के। कई बार में एक ही ऑपरेशन टेबल पर 30-30, 40-40 ऑपरेशन हुए, हजारों लोगों को संक्रमण हुआ और बहुत सारे लोग ऑपरेशन में ब्लड के बहने से मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर का उदाहरण दिया जाता है, एक ही दिन में 52 लोगों की मौत हुई थी। राजस्थान के अलवर में संक्रमण से 30 से ज्यादा लोग लगभग इमरजेंसी की हालत में हो गए थे और इस समय काफी लोग, लेकिन इस दौरान मुस्लिम लोगों ने इसको एक अपने खिलाफ एक षड्यंत्र माना और काफी बड़ा इस पर जो है विरोध शुरू हो गया। एक ग्रामीण ने जो शाह कमीशन बैठा था उसमें उसमें दिया था कि हम खेत जा रहे थे, पकड़ लिया, बोले नसबंदी नहीं कराई तो राशन नहीं मिलेगा, हमने मना किया तो डंडे पड़ गए। ये इस तरह की था। 1 अप्रैल 1976 को दिल्ली के तुर्कमान गेट में नसबंदी के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और सरकार ने घरों को जेबीसी में गिराया, पुलिस ने सीधे गोलियां चलाई, 20 से अधिक लोगों की, अनौपचारिक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है, मौत की बात हुई। और ये कहा जाता है कि आदेश ऊपर से था। इस समय तक नगर न्यायपालिका और अपर शाही बिल्कुल मौन थी, किसी अफसर ने इसका विरोध नहीं जताया, न्यायपालिका ने कोई इस वक्त संज्ञान नहीं लिया। जो आजकल आप सुनते होंगे सुओ मोटो, कोई नहीं लिया। विपक्ष तो पहले से ही जेल में था तो कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं था गांव में। लेकिन 1976 के बाद से गुस्सा फैलने लगा था, अफवाहें और कहानियां भी ज्यादा गांव में, और इमरजेंसी शब्द एक आतंक बन चुका था। जो सरकार का अगर हम लोग दिखाएं तो उस समय चल रहा था हम दो हमारे दो, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्र सेवा, लेकिन आम जनता जानती थी कि यह सेवा नहीं, नियोजित एक नियंत्रण का प्रयास है। और इसी नसबंदी की वजह से 1977 में, वैसे तो इमरजेंसी की वजह से पूरी तरह से बुरी तरह हारी गई थी, क्योंकि हर एक गांव में नसबंदी एक मुद्दा, बाकी 4 उसको भूल चुके थे लोग। एक वन जो है तो आपातकाल के अंधकार में जब 1977 के लिए चुनाव की घोषणा की गई मार्च 1977 में, तब किसी को यकीन नहीं हुआ था। ये आज तक इसको भारतीय राजनीति का एक रहस्य कहा जाता है कि आखिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस वक्त चुनाव की घोषणा क्यों की, जब ये देश अपनी नीति मान चुका था, विपक्षी आंदोलन खत्म हो चुका था और जो दिल्ली के करीब के इलाके थे वहां तो इस तरह का कोई मूवमेंट ही नहीं दिख रहा था। तो अचानक ये आज भी मानते हैं कि लोग ये अचानक क्यों किया गया, ये सब इस पृष्ठभूमि को आज तक नहीं लोग समझ पाते कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन लोग जो कारण गिनाते हैं कि जेपी की बीमारी और राष्ट्रवादी राष्ट्र में उनको सहानुभूति मिल रही थी, नसबंदी के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश उभर रहा, मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ पूरा अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनने लगा था, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जस्टिस, माफ कीजिएगा, उनकी इतनी जबरदस्त एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाले केस में इतनी किरकिरी हो चुकी थी देश में, अदालतों पर जो विश्वास था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, और जो राजनीतिक दल का जो वो थे वो तमाम लोग
बहुत ज़बरदस्त 18 जनवरी 1977 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव की घोषणा कर दी थी और इसी के बाद फिर विपक्षी एकता शुरू हुई। मैं चाहता तो इस पर और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहला वो है, हम इसी को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। और जब इसके उदाहरण आए, जब इसके नतीजे आने शुरू हुए, तो इंदिरा गांधी की जो रायबरेली सीट थी, जिसको उनका गढ़ कहा जाता था, वहाँ वो पूरी तरह चुनाव हारी। हरियाणा में के नेतृत्व में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया गया। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के जो यादें थी अब वोट बन चुकी थी, यानी पूरे देश में एक तरह से पूरी कांग्रेस का सफाया हो चुका था। उसका रिकॉर्ड यही कहता है। सिर्फ जनता पार्टी को 543 में से 295 सीटें मिली, कांग्रेस केवल 153 सीटों पर सिमट गई और उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई थी। राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में या तो 0 सीट मिली या बिल्कुल न्यूनतम थी। रायबरेली में इंदिरा गांधी हारी, उसके बाद हालांकि वापसी हुई 1980 में, लेकिन मुझे लगता है कि इमरजेंसी की वो काली रात, मीसा और DIR जैसे कानूनों को रद्द किया गया, सहा कमीशन बैठाया गया, गवाहियां दर्ज की गई, तो मुझे लगता है बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी को नौकरशाही में हस्तक्षेप और आपातकालीन कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद बहस दूसरी तरफ चली गई थी। लोकतंत्र वापस लौट आया था, लेकिन इस सीख के साथ कि जब भी आप अपनी आंखें बंद करेंगे या किसी नेता पर सवाल उठाना बंद कर सकते हैं या आप सो जाते हैं, तो लोकतंत्र भी सो सकता है। तो अब हम लोग दूसरे जो इसके इशू पर आएंगे वो होगा कि किस तरह से न्यायपालिका ने अपने घुटने टेक दिए थे। तो लोकतंत्र के इस काले अध्याय को आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, आपको आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि हाँ, हिंदुस्तान के शुरुआती दौर में जब वो एक नवजात लोकतंत्र था, उसी वक्त उसका गला घोटने की कोशिश भी की गई थी और वो पार्टी आज भी कांग्रेस के नाम सर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतिहास में अलग अलग दौर आते हैं, लेकिन हमको किसी भी दौर को भूलना नहीं है। इसमें अभी इतना ही, अगले अंक का इंतजार कीजिए। नमस्कार।